मेरा नाम राकेश है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आई जिससे मुझे बहुत प्यार था, जो मेरे ही मोहल्ले में रहती थी, जिसे मैं बचपन से देखता आया था, जो बेचारी अनाथ थी। उसके माँ-बाप नहीं थे लेकिन वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ रही थी। वो मेरे ही कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। मुझे उससे एक अलग ही अपनापन महसूस होता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वो काफ़ी खूबसूरत थी। मैं जानता था कि इस दुनिया में मेरे अलावा अब उसका कोई नहीं है और इसी वजह से मैंने सोच रखा था कि मैं उसका खूब ख्याल रखूंगा, उसे हर तरह की खुशी देने की कोशिश करूंगा। मैं अक्सर सोचता था कि इंसान को अगर एक सच्चा रिश्ता मिल जाए तो उसे प्यार से संभाल कर रखना उसकी जिम्मेदारी बनती है और मैंने ये जिम्मेदारी अपने दिल से निभाना शुरू कर दिया था। मेरी बीवी का नाम रूपाली था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी और आंखों में खामोशी, जिससे साफ दिखता था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और शायद यही वजह थी कि मैं उसे इतनी नजदीकी महसूस करता था। मैं उसके हर एक दर्द को अपना दर्द समझता और उसके लिए छोटी छोटी खुशियां बटोरने की कोशिश करता, ताकि वो कभी भी खुद को अकेला महसूस ना करे। मैं घर के कामों में भी उसका अक्सर हाथ बटाता था। अगर वो कभी मुझे थकी हुई लगती तो मैं खाना खुद बना देता। अगर वो ज्यादा खामोश दिखती तो मैं उससे तरह तरह की बातें करता। मैंने कभी उस पर कोई ऐसा बोझ नहीं डाला जिससे उसे दबाव महसूस हो। मैं हमेशा उसे इज्जत देता था। उसे वो मुकाम देने की कोशिश करता था जो एक पत्नी का अधिकार होता है, बल्कि उससे भी बढ़कर मैं उसे देना चाहता था, क्योंकि मुझे हर वक्त ये महसूस होता था कि उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अपने आसपास के लोगों को भी देखता था। उनमें कई ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिनमें पति अपनी पत्नियों पर रोब झाड़ते थे। वो उन्हें ये दिखाते थे कि वो एक मर्द हैं और एक मर्द अपनी पत्नी के आगे कभी नहीं झुकता और ना ही किसी चीज में उनका साथ देता है। और यही सब देखकर मुझे महसूस होता था कि मैं इन बाकी सब मर्दों से कुछ अलग हूँ। और मैं अंदर ही अंदर ये सोचकर खुश होता था कि क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं हूँ तो मेरी पत्नी मुझे सबसे खास मानती होगी और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती होगी। लेकिन सच ये था कि उसने इस बात की कभी कदर नहीं की। वो मेरे साथ हमेशा एक नॉर्मल व्यवहार रखती। उसका प्यार भी बिल्कुल नपा तुला लगता था, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। वो मेरे दोस्त की तरह थी और मेरी पत्नी भी, और इसी वजह से शायद मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसका व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला नजर आने लगा, लेकिन मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता था। मैं खुद को ही समझाता था कि कभी कभार ऐसा होता है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद मेरी पत्नी उन लोगों में से है जिन्हें अपने प्रेम का इजहार करना अच्छे से नहीं आता। शायद उसके अंदर कुछ ऐसे दुख छुपे हैं जिन्हें उसने दबा रखा है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी। बार बार मेरे दिल में सवाल उठता कि क्या वो भी मुझे उसी तरह प्यार करती है जैसे मैं उससे करता हूँ, या ये प्यार सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा है। ये सब देखने के बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी और इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करता रहा, और हर वक्त ये सोचता कि मैं कैसे उसके हिसाब से अपने आप को बदल लूं ताकि वो खुश हो जाए, ताकि उसे मैं हमेशा अच्छा लगूं। मैंने अपनी हर खुशी उसके नाम कर दी थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया थी और मैं अपनी दुनिया को बिखरने नहीं देना चाहता था। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो इंसानों को नहीं पता होता। वो तो आने वाला वक्त ही जानता है। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ऑफिस की एक टीम थी जो एक खास मीटिंग को अटेंड करने के लिए मेरे साथ जा रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि अगर हो सके तो मत जाओ, क्योंकि इतने दिन तक मैं अकेले क्या करूंगी। उसकी आवाज उस वक्त बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे कि वो अकेले रहने से डर रही हो, या शायद कोई और बात हो जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि ये हमारा घर है और अपने ही घर में डरने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ हर तरह की चीज मौजूद है। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, बस कुछ दिनों की ही बात है और ये दिन कब बीत जाएंगे तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। वो कुछ देर चुप रही और फिर उसने मुझे हाँ बोल दिया।
लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो मेरे दिल में उतर गई थी। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तो अचानक मुझे खबर मिली कि जो लोग मीटिंग करने के लिए आने वाले थे, उन्होंने मीटिंग को फिलहाल आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मैं कुछ देर इसी सबके बीच बैठा रहा। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी पत्नी को सरप्राइज दिया जाए, एक ऐसी खुशी दी जाए, एक ऐसा पल दिया जाए जिसे वो कभी भी भूल ना सके। मैंने सोचा कि वो इस वक्त घर पर अकेली होगी और मैं अचानक वापस जाकर उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो खुशी से फूल ही नहीं समाएगी। ये सब सोचकर मैं एक अजीब सी खुशी से भर गया और बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं तुरंत बचा हुआ काम निपटाकर ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर निकल गया। रास्ते में मुझे एक खूबसूरत फूलों की दुकान दिखाई दी। मैंने एक प्यारा सा लाल गुलाबों का गुलदस्ता तैयार करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि रूपाली को लाल गुलाब बहुत पसंद है। मुझे उन्हें देखकर ही अंदर महसूस हो रहा था कि रूपाली इन्हें देखकर एकदम खिलखिला उठेगी। इसके बाद मैंने उसके लिए खूबसूरत से झुमके लिए, क्योंकि उसे झुमकों का भी बहुत शौक था। मैं वो सब सीन एक एक करके अपने दिमाग में दोहरा रहा था कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगी, मैं उसे ये फूलों का गुलदस्ता पकड़ाऊंगा और ये गिफ्ट भी दूंगा, जिसे देखकर वो खुशी से चहक उठेगी। मैं कहूंगा कि ये सब तुम्हारे लिए है। फिर हम लोग आज शाम कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। मैं ये 2 दिन उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा और ये हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बन जाएंगे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खुशी खुशी घर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर हल्का सा नॉक किया, फिर भी सन्नाटा पसरा रहा। मेरा दिल एक अजीब सी उलझन से भर गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा रहती थी। मैंने वो चाबी निकाली और दरवाजा खोल लिया, और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, तो वहां का माहौल मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा था, जो बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। फिर जब मैं इधर उधर रूपाली को ढूंढ ही रहा था, तभी मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाजें पड़ी जिन्हें सुनकर मैं पत्थर का हो गया। वो आवाजें ऐसी थीं जिन्हें पहचानना किसी भी आदमी के लिए मुश्किल नहीं होता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पैर इतने भारी हो गए थे कि आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे खुद को घसीटता हुआ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने एक पल के लिए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि मैं जो सुन रहा हूँ उससे सच्चाई से भागना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला, और जो नजारा मेरी आंखों के सामने था, उसने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मेरे अपने ही बिस्तर पर मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ थी। दोनों एक दूसरे के पास ऐसे बैठे थे जैसे इस घर में मैं कभी था ही नहीं, जैसे मेरा वजूद मेरी पत्नी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ भी ना बोल सका, और ना ही आगे मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। बस वो नजारा मेरी आंखों में छप गया था। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैं पलटा और घर से बाहर निकल गया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, और हाथों में जो गिफ्ट और गुलदस्ता था, वो जमीन पर कब गिर पड़ा मुझे खुद पता ही नहीं चला। मैं सड़क पर चला जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, और दिल में एक ही सवाल था कि आखिर क्यों? क्यों रूपाली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं खुद में ही सोचने लगा कि मैंने उसके साथ क्या कुछ बुरा किया था? क्या कभी मैंने उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा? क्या मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की? क्या मैंने कभी उस पर हाथ उठाया था? मैंने तो कभी उसकी किसी चीज को नजरअंदाज भी नहीं किया था। अभी तो हमारी शादी को इतने कोई खास साल भी नहीं हुए थे। अगर कुछ साल बीत जाते और मैं ये सब करता, तो मैं समझ सकता था कि आखिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार क्यों खत्म हो गया। शायद मैं उसके इस दर्द को समझ पाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसे इज्जत दी थी, प्यार दिया था, सहारा दिया था, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन बदले में उसने मुझे ये क्या दे दिया? मैं निराश होकर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। मेरा दिल मेरे हाथों की तरह ही खाली हो चुका था।
वो फूल और वो गिफ्ट जो मैं उसके लिए इतनी खुशी खुशी लाया था, वो ना जाने पीछे कहाँ रह गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी के सारे रंग एकदम से खत्म हो गए। अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था, न खुशी, न उम्मीद, न सुकून। बस मैं एक टूटा हुआ इंसान था जो अपनी ही जिंदगी की उजड़ी हुई इमारत के मलबे पर बैठा था। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में बसंत के दिन खत्म हो गए और पतझड़ शुरू हो गया था। जब मैं घर आया तो वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कि वो लगातार रोई हो। उसने जैसे ही मुझे देखा, वो तुरंत मेरे पास आ गई और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो राकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वही औरत है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा कि तुम एक अनाथ थी, तुम्हारा कोई भी ख्याल नहीं रखता था। तुम हमेशा मुझे अपना दुख बताती थी कि तुम्हें कैसे फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते थे। तुम्हारी जिंदगी में कोई सहारा नहीं था। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें अपनी पत्नी बनाया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया, अपने दिल की रानी बनाया, और तुमने तुमने उसी सबका मुझे ये सिला दिया। मेरी आवाज में गहरा दर्द था और गुस्सा भी, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने उससे साफ शब्दों में कहा कि देखो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। ये रिश्ता आज से यहीं खत्म हो गया। वो मेरे पैरों में बैठकर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि लेकिन राकेश, मैं मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, क्या मेरी पहली गलती समझकर मुझे माफ नहीं कर सकते? मैंने उसकी बात सुनी और मेरे दिल में एक पल के लिए थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन अगले ही पल वो नजारा मेरी आंखों के सामने घूम गया और मेरा दिल फिर से सख्त हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमने पहली गलती के नाम पर जो धोखा मेरे साथ किया है, वो गलती कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें भी मैं क्या करूं? तुम बताओ, अगर मैंने ये गलती की होती तो क्या तुम मुझे माफ करती? ये सुनते ही वो चुप हो गई। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है रूपाली कि मैं ये सब देखने के बाद भी तुम्हें अपने साथ रख सकूं। वो लगातार रो रही थी और उसके आंसू मुझे कमजोर कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं इस वक्त खुद को कमजोर कर दूंगा तो फिर मैं सारी जिंदगी खुद की आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। इसीलिए मैंने उसे घर से जाने के लिए साफ साफ कह दिया। और रुक रुक कर बाहर जा रही थी और बार बार पलट पलट कर मुझे ही देख रही थी कि शायद मैं उसे रोक लूं, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो दरवाजे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वो घर जो मुझे कभी खुशियों का ठिकाना लगता था, आज एक उजड़ा हुआ मकान महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने उसे तलाक के कागज भिजवा दिए। मैंने एक अच्छी खासी रकम और उसका जो भी खास सामान मेरे पास था, यहाँ तक कि इन कुछ सालों में मैंने उसे जितने भी गिफ्ट्स दिए थे, वो सब भी उसके पास भिजवा दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इन सबको देख देख कर अंदर ही अंदर मरता रहूं। मैंने अपनी तरफ से उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतने की कोशिश की, चाहे भले ही मेरा दिल टुकड़ों में क्यों ना बट गया हो। इसके बाद मेरी जिंदगी एक सुनसान रास्ते की तरह हो गई थी। 4 साल तक मैंने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि अब औरत के नाम से मेरा भरोसा उठ गया था और मेरे अंदर नफरत पैदा हो गई थी। मुझे लगता था कि शायद हर औरत ऐसी ही होती है, धोखेबाज। हर औरत एक ईमानदारी से प्यार करने वाले आदमी की कोई कीमत नहीं समझती। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त के साथ इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है और अकेला रहना एक बहुत बड़ी सजा बन जाता है। और यही सजा भुगतते हुए मैंने 4 साल बिता दिए, जिससे मैं बुरी तरह से थक चुका था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। मैं खुद को जैसे तैसे समझाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर जो जख्म थे वो अभी भी ताजा थे। मेरी दूसरी शादी अर्चना से हुई। वो मेरे रिश्तेदारों की जान पहचान की थी। वो एक साधारण सी लड़की थी और उसके चेहरे पर भी मासूमियत थी। वो रूपाली जैसी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक ठहराव था जो किसी को भी सुकून पहुंचा दे। शादी के बाद मैंने शुरू से ही अपने व्यवहार को बिल्कुल बदल कर रखा। मैंने अब खुद से एक वादा किया कि मैं इस बार किसी को भी अपने सर पर नहीं चढ़ाऊंगा।
मैं अर्चना के साथ अपनी एक लिमिट बनाकर रखता। मैं बात तो उससे प्यार से करता था, लेकिन दिल से एक दूरी हमेशा कायम रखता। मैं उसे बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ चुका था कि अगर मैंने उसे भी वैसे ही चाहा जैसे पहले रूपाली को चाहा था, तो शायद मेरा अंजाम इस बार भी वैसा ही होगा। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरे अतीत ने मुझे ऐसा झटका दिया था कि अब मैं दोबारा से भरोसा नहीं कर सकता था, और ना ही अब मुझ में ये एहसास बचा था कि अगर आप किसी को ढेर सारा प्यार और इज्जत देते हैं, तो बदले में वो भी आपको उतना ही प्यार और इज्जत देगा। मैंने अपने आप को अपने काम में व्यस्त कर लिया। मैं ऑफिस में बात करके ऐसा काम चुन लिया जिससे मुझे अब ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहना पड़ता था, ताकि मैं अपने घर से दूर रह सकूं और मेरा ध्यान पूरी तरह से व्यस्त रहे और मेरे अतीत की यादें मुझे कम परेशान करें। जबकि बाकी शादीशुदा लोग अपना वक्त घर पर ही गुजारना चाहते थे, जबकि मैं था कि घर से भागना चाहता था। अर्चना मेरे इस व्यवहार को महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो मेरे लिए अच्छा खाना बनाती, खाने पर मेरा इंतजार करती। जब कभी मैं देर से घर आता, तो वो अक्सर दरवाजे पर ही मुस्कुराती हुई मिलती। उसके प्यार और इस खामोश फिक्र को मैं देखता, लेकिन अपने दिल को हमेशा मजबूत रखता, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करूंगा। और यही व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ मुझे और ज्यादा सख्त बनाता जा रहा था। मैं जितना खर्चा रूपाली को महीने का देता था, उससे आधा भी अब अर्चना को नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उसी में गुजर बसर करती। उसने कभी भी अपने चेहरे पर कोई शिकायत नहीं दिखाई, जैसे उसने अपनी सारी इच्छाओं को खुद से ही कहीं दबा दिया हो। मैं कभी कभी उसकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता था। मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी को भी वो सब कुछ नहीं दूंगा जो मैं पहले दे चुका हूँ। रूपाली से तो मुझे कोई संतान भी नहीं थी। बाद में अक्सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा और हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दिया होगा। शायद वो शुरू से ही मुझे कभी प्यार ही नहीं करती थी। ये सब सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा पैदा होता था और मैं हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहता था। जब भी मैं घर पहुंचता, तो अर्चना एक खामोश मुस्कुराहट से मेरा स्वागत करती, लेकिन मैं हमेशा उसकी तरफ देखे बिना ही अंदर चला जाता। कभी कभी वो मेरे लिए पानी लेकर आती और मैं बिना कोई शुक्रगुजारी दिखाए ही चुपचाप अपने में लगा रहता। उसकी सभी छोटी छोटी कोशिशें मुझे नजर नहीं आती थीं, या शायद मैं देखकर भी अनदेखा करता था। अगर मुझे कभी गुस्सा आता, तो मैं अर्चना को डांट देता और चुपचाप वो मेरी डांट सुन लेती। उसकी आंखों में नमी आ जाती, लेकिन फिर भी वो चुप रहती। उसकी ये खामोशी मुझे और ज्यादा सख्त बना देती। मुझे लगता था कि वो कमजोर है और मैं उस पर अपनी मर्जी चला सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता कि खाना बहुत अच्छा बना होता, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए उससे कह देता कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया है। वो तुरंत माफी मांगती और कहती कि मैं अगली बार और अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं उसे देखता था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं पनपता था। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि जिस तरह रूपाली ने मेरे अच्छे व्यवहार और प्यार का फायदा उठाया था, उसी तरह मैं अब अर्चना की अच्छाई और उसके प्यार का फायदा उठा रहा था। मैं एक ऐसी औरत को सजा दे रहा था जिसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मैं अपने जख्मों को भरने की कोशिश उसके जरिए कर रहा था। मैंने अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली थी और उस दीवार के अंदर सिर्फ मेरा दर्द था, मेरी हार थी, मेरी टूटी हुई सारी उम्मीदें थी। मैं अर्चना को उस दीवार के बाहर ही रखता था। वो जितना भी मेरे पास आने की कोशिश करती, मैं उतना ही पीछे हट जाता। बस उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं उस पर गुस्सा करता था, तो मेरा अंदर का दर्द और डिप्रेशन निकल जाता था। मुझे लगता था कि मैं अपने अंदर के बोझ को हल्का कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपने अंदर के अंधेरे को और भी ज्यादा गहरा कर रहा था और एक बेकसूर इंसान को उस अंधेरे में धकेल रहा था। एक रात अर्चना रो रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और उसके सिसकने की आवाज उस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था,
लेकिन उसके रोने ने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने करवट बदल कर कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, आप आप मुझसे प्यार नहीं करते। उसके शब्द सीधे मेरे दिल पर लगे, लेकिन मैंने खुद को फिर भी सख्त बनाए रखा। मैंने कहा, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का भला क्या काम? मेरी आवाज में बिल्कुल ठंडापन था, जैसे मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर सीधी होकर बैठी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे, और उसने कहा, आखिर पति पत्नी में प्यार क्यों नहीं हो सकता? उसके अंदाज में उम्मीद थी और सवाल भी, जैसे वो मुझे अपने अधिकारों की बात बता रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं एक बार प्यार कर चुका हूं, और उसके बाद मैं मुंह के बल गिर पड़ा। अब इसीलिए मुझ में किसी से भी प्यार करने की हिम्मत बची ही नहीं है। मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली, जैसे मैं अतीत की उस गहरी खाई में खो गया हूं। मैं फिर उसकी तरफ देखे बिना बोला, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मुझे एक संतान दे दो। मुझे औलाद की जरूरत है। अगर तुमने मुझे बच्चा दे दिया तो फिर शायद मुझे तुमसे प्यार हो सकता है। मेरे शब्द सुनकर वो एक पल के लिए पत्थर सी हो गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने अचानक से उसे बहुत बुरी तरह डरा दिया हो। उसकी आंखों में हैरत थी और उम्मीद भी, जैसे उसे एक रास्ता मिल गया हो जिस पर चलकर वो मेरे दिल तक पहुंच सकती थी। वो धीरे से बोली, क्या सच में ऐसा ऐसा हो सकता है? मैंने गंभीरता से कहा, हाँ। मैंने उस वक्त वाकई गंभीर होकर ये बात कही थी, लेकिन उस पल मेरे शब्द उसके लिए किसी वादे जैसे बन गए। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे उसे अपने लिए एक बड़ा मकसद मिल गया हो। वो बोली, ठीक है, मैं आपको औलाद की खुशी जरूर दूंगी। ये कहकर वो मुंह फेर कर लेट गई। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया, जिसमें सिर्फ खामोशी नहीं थी बल्कि बहुत कुछ था। उसके दिल की उम्मीद थी और मेरे दिल की उलझन थी। मैं उसे देख रहा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके वजूद में एक फैसले जैसा एहसास हो रहा था। मेरे दिल में उस वक्त हल्की सी चुभन हुई। मुझे लगा कि शायद मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है। अगर मैं उसे एक बार गले लगा लेता, अगर मैं जरा उससे प्यार से बात कर लेता, तो शायद वो रोती नहीं। मेरा दिल न जाने क्यों उसकी तरफ खिंच रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसके करीब जाऊं, उसके सिर पर हाथ रखूं, उसे थोड़ी तसल्ली दूं। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में मेरे अतीत की वो तस्वीरें घूमने लगीं जिन्होंने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैंने फिर खुद को ऐसा करने से रोक लिया। मैंने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर लिया और खुद को समझाया कि नहीं, तुम दोबारा उस रास्ते पर अब नहीं जा सकते। वो रास्ता तो वहीं ले जाता है जहां से फिर वापसी मुमकिन नहीं होती। इसलिए मैंने अपने आप को उससे दूर रखना ही बेहतर समझा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उस रात हम दोनों ही जाग रहे थे। वो एक उम्मीद के साथ जाग रही थी और मैं अपने डर के साथ। ये साल मेरा बहुत ही व्यस्त तरीके से गया था। मैं घर पर ज्यादा रहा नहीं करता था, और अगर घर पर होता भी तो अपनी पत्नी के सामने हमेशा एक अकड़ में रहने की कोशिश करता, जिस वजह से उसको ज्यादा अपने करीब नहीं आने देता था। दिन गुजरते रहे और हमारे बीच एक खामोश दूरी बनी रही। वो अपनी जगह रही और मैं अपनी जगह पर रहा, जैसे हम एक ही घर में रहते हुए तो अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन एक दिन उसने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसने मुझे पल भर के लिए चौंका दिया। वो मेरे सामने आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। वो धीरे से बोली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि हैरान रह गया, जैसे किसी ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात बता दी हो। मैंने तुरंत कहा, लेकिन ये कैसे? वो बड़े ही शांत अंदाज में बोली कि हमारी शादी को दूसरा साल हो गया है, और आपने ही तो कहा था कि आपको खुशखबरी चाहिए। भगवान ने हमें ये खुशी नसीब में दी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जैसे कि उसे आज वो चीज मिल गई हो जिसका वो ना जाने कब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, ठीक है। मेरे अंदाज में ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई उत्सुकता, ना गर्मजोशी। वो फिर से कहने लगी कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। अभी तो मैंने घर पर ही टेस्ट किया है। मैंने उसे साफ कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हॉस्पिटल पास में ही है, तुम खुद ही चली जाया करो। मैंने उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए
उसने चुपचाप वो पैसे लिए और बोली, ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। जब वो डॉक्टर के पास से वापस आई तो मैंने तब भी उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना उसकी रिपोर्ट के बारे में, ना ही उसकी तबीयत के बारे में। लेकिन उसने खुद ही बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, जैसे कि ये सब मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिन गुजरते गए और उसके हालात बदलने लगे। वो अक्सर अब बीमार रहने लगी। कभी उसे कमजोरी हो जाती तो कभी उसे चक्कर आ जाते, कभी वो एकदम से उल्टियां करने लगती। उसके चेहरे की चमक बहुत फीकी पड़ने लगी थी। उसका वजन भी कम होने लगा था। घर की बागडोर भी अब हिलने लगी थी, लेकिन वो फिर भी बड़ी खामोशी से सब कुछ संभालने की कोशिश में लगी रहती थी। मैं ये सब कुछ देखता था, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए कोई भी हमदर्दी पैदा नहीं हो रही थी। शायद मैं अपने अंदर के जख्मों में इतना ज्यादा उलझा था कि उसका दर्द महसूस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे दिल में एक नई इच्छा पैदा होने लगी। मैं सोचने लगा कि अगर घर में बच्चा आ जाएगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शायद इस घर में भी रौनक आ जाए। शायद एक बच्चा इस गहरी खामोशी को तोड़ देगा। मैं खुद को समझाता कि जब अर्चना मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो शायद मेरे दिल में उसके लिए प्यार भी पनपने लगे। लेकिन उसी के साथ मेरे दिल में एक अजीब सा शक भी पलने लगा। एक ऐसा शक जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं बार बार सोचता कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। मैं तो पूरे साल भर घर में ज्यादा रहा ही नहीं था। मेरे दिमाग में बार बार वही पुरानी सारी चीजें घूमती रहती, वही जख्म ताजा होते जाते। और मैं खुद से पूछता कि कहीं अर्चना भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो। मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं हर वक्त किसी शक में डूबा रहता। मैं जिस औरत को पहले अपने घर में जगह दी थी, वो भी मुझे धोखा देकर गई थी। और वो तो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं पहले से जानता था। जब वो मुझे धोखा दे सकती है, तो फिर अर्चना के बारे में मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, जिसे मैंने कभी अच्छे से समझने की कोशिश भी नहीं की। वक्त एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती। वो अपनी धार से चलते ही रहते हैं। और इसी तरह से वक्त गुजरता गया और 7 महीने हो गए। उसकी हालत अब काफी खराब रहने लगी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसके शरीर में कमजोरी साफ नजर आती थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी। उधर मेरे दिल में शक था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हर दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। मैं उसके चेहरे को देखता और मेरे दिल में सवाल उठता कि क्या वो वाकई में सच बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ एक और नया खेल खेला जा रहा है। और मैं इन्हीं सब सवालों के बोझ तले दबता जा रहा था। मैंने नोटिस किया कि अर्चना हर वक्त फोन में व्यस्त रहती थी। पता नहीं वो अपने फोन में क्या देखती रहती थी, लेकिन जब भी वो अपने फोन पर बिजी होती तो कभी उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आ जाती, तो कभी वो हल्का सा मुस्कुरा देती। उसके चेहरे के हाव भाव हर एक पल में बदल जाते थे, जैसे कि वो किसी के साथ बातें कर रही हो, जैसे कोई उसके सामने बैठा हुआ हो और वो उसे जवाब दे रही हो। मैं उसे दूर से ही यूं ही देखता था और मेरे दिल में एक अनजाना डर पैदा होने लगा था। जब भी मैं उसके पास जाता और उसके फोन की तरफ देखने की कोशिश करता, तो वो तुरंत ही अपने फोन को पीछे कर लेती या फिर स्क्रीन बंद कर देती। उसकी ये हरकत मेरे दिल में जो शक पहले से ही पैदा था, उसे और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं उससे सीधा सीधा पूछ लूं, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेता था, क्योंकि मेरे अंदर पहले ही बहुत कुछ टूट चुका था और मैं अब एक और ऐसा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं उसे चुपचाप देखता रहता और अपने दिल में तरह तरह की कहानियां बनाता रहता। मेरा एक शादीशुदा दोस्त था। मैंने एक दिन उससे इस बारे में बात की। उससे पूछा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त ना गुजारें, तो फिर क्या तब भी हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। मैंने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे कि बड़ी साधारण सी बात हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे अंदर उस वक्त तूफान उठ रहा था। उसने मेरी बात सुनकर हल्की सी हंसी छोड़ी और बोला, अरे यार, हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। हमने तो एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारा, तब कहीं जाकर हमारा बच्चा हुआ। हम तो बहुत परेशान भी रहे थे। डॉक्टर भी कहते थे कि आजकल ऐसा हो जाता है, देर से बच्चे होते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिनकी वजह से दिक्कतें होती हैं और बच्चे जल्दी नहीं होते। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलने की जगह और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई थी। उसने जो कुछ कहा वो उसकी अपनी जिंदगी का अनुभव था, लेकिन मेरे लिए वो बात एक और शक की वजह बन गई। उसने अनजाने में मेरे दिल में एक और कांटा बो दिया। मैंने फोन बंद किया और काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता था कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है और हर किसी की शारीरिक परेशानियां भी अलग होती हैं, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ शक मेरी हर दलील को बेगुनाह ठहरा देता था। अब जब भी मैं अर्चना को फोन पर देखता तो मेरा शक और बढ़ जाता। मैं सोचता कि आखिर वो किससे बातें कर रही है, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। उसके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव मेरे लिए एक गहरा राज बन चुके थे, जिसे मैं किसी भी तरह सुलझा लेना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसके हर एक हाव भाव को शक की नजर से देखने लगा था। उसकी खामोशी भी मुझे बहुत अजीब लगती थी, उसकी मुस्कुराहट भी मुझे खटकती थी, और उसका फोन इस्तेमाल करना तो जैसे मेरे दिल में एक भयंकर चिड़चिड़ाहट पैदा कर देता था। मेरे दोस्त ने शायद ये साधारण बात कही थी, लेकिन उसकी बात ने मेरे अंदर के जख्मों को और ज्यादा कुरेद दिया। अब मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे हर तरफ धोखा नजर आ रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने अपनी पत्नी को एक पर्ची छुपाते हुए देख लिया। वो कमरे के कोने में बैठी थी और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी, जिसे वो बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर उस वक्त बहुत गंभीरता थी, जैसे कि वो कोई बहुत जरूरी बात पढ़ रही हो। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने जल्दबाजी में वो पर्ची दोनों हाथों से अपने पीछे छुपा ली, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है। मैं तो पहले से ही शक से घिरा हुआ था, और उस पल उसकी इस हरकत ने मेरे अंदर के तूफान को और तेज कर दिया। मैंने कड़क अंदाज में कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सुनकर वो एकदम घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। उसने जल्दी से कहा कि नहीं, अ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके आवाज में घबराहट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई सच्चाई छुपा रही है। मैंने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारे हाथ पीछे क्यों हैं? क्या है तुम्हारे पास? तुम क्या छुपा रही हो? मेरी आवाज काफी तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे मेरे हर बढ़ते कदम के साथ पीछे हटने लगी, लेकिन मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसके हाथ से वो पर्ची छीन ली। उस पल मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि अगर वो इस समय गिर जाती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो बच गई। उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। मेरे हाथ में वो पर्ची थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जब उस पर्ची पर नजर डाली तो उस पर डॉक्टर पवन का नाम लिखा हुआ था। वही डॉक्टर पवन जो हमारे पास के हॉस्पिटल में बैठते थे। मैंने उसका नाम कई बार हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड पर देखा था। उसके नाम ने मेरे अंदर के कई सारे शक को जैसे भरोसे में बदल दिया। मैंने तुरंत ही अर्चना की तरफ देखा और गुस्से से बोला कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी सीधी हरकत पता चली ना, तो फिर याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज में साफ धमकी थी और टूटा हुआ भरोसा भी। वो मेरी तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उस वक्त मेरे कान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो मुझे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ये सब कुछ साफ साफ धोखा दिख रहा है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सच जान कर रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैं तेजी से हॉस्पिटल की तरफ गया। रास्ते में मेरे कदम काफी तेज थे और सांस भारी थी। मेरे दिल में गुस्सा भरा पड़ा था और मुझे एक अजीब सा डर भी लग रहा था, जैसे मैं किसी ऐसे सच के करीब जा रहा हूँ जो मेरी बाकी बची जिंदगी को भी बर्बाद करके रख देगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो सीधा उसके कैबिन की तरफ गया, जहां पर डॉक्टर पवन बैठे थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरे अंदर भयंकर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मुझे याद था कि सामने भी एक आदमी है और यहाँ वो एक डॉक्टर के तौर पर है, इसीलिए मुझे उससे समझदारी से बात करनी होगी। मैंने गहरी सांस ली और उस शीशे वाले दरवाजे से अंदर झांका तो जो नजारा मैंने देखा उसने मेरे दिल में जलती हुई आग पर और ज्यादा तेल छिड़कने का काम कर दिया।
क्योंकि डॉक्टर पवन के हाथ में एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट पर मेरी पत्नी का नाम साफ साफ लिखा हुआ मुझे वहीं से दिख रहा था। डॉक्टर पवन बड़े ही ध्यान से उस रिपोर्ट को देख रहा था। मैंने सोचा कि इधर ये मेरी पत्नी की रिपोर्ट हाथ में लिए बैठा है और उधर मेरी बीबी घर में इसके नाम की पर्ची पकड़े थी। ये सब कैसे हो सकता है कि मरीज जब मौजूद ही नहीं है तो फिर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? जरूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मेरे अंदर गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल में रखा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर पहुंच गया। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरे अंदर तूफान था। मैं सीधा उसकी तरफ देखकर बोला, आप ही है ना डॉक्टर पवन? उसने सिर उठाया और शांत अंदाज में बोला, जी हाँ, मैं ही हूँ। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे उसे मेरे अंदर के गुस्से का कोई अंदाजा ना हो। मैंने फिर अपना नाम बताया। उसने तुरंत कहा कि क्या आप अर्चना के हस्बैंड हैं? उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका ही हस्बैंड हूँ और उसी के बारे में मैं आज यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे ध्यान से देखा, फिर कहा कि आपने तो आने में बहुत देर कर दी मिस्टर राकेश। आपसे तो मुझे एक जरूरी बात करनी थी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने तुरंत उनके सामने बैठ गया। मैं खुद को संभाल कर अपनी सांसों को कंट्रोल किया और बोला कि क्या क्या जरूरी बात है? वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। बोले कि आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पहले आराम से मेरी बात को सुनिए। मैं बैठ तो गया था, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने हाथों को मजबूती से आपस में पकड़ा और खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया। फिर मैं उनकी आंखों में देखकर कहा, जी बताइए क्या बात है? क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसका केस तो किसी लेडी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को देखना चाहिए ना। तो फिर आपके पास उसकी फाइल क्या कर रही है? मैंने ये बात ऐसे अंदाज में कही जैसे कोई वकील जिरह कर रहा हो। मेरे अंदाज में शक और तनाव दोनों ही था। डॉक्टर ने शांत अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोले, केस तो लेडी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही देखना था और अभी भी उनका ही है। मैं कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर उनकी अगली बात का इंतजार करने लगा। वो बोले, लेकिन मैं एक सर्जन हूँ और इसीलिए मेरी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा एकदम से भड़क गया। मैंने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आप लोग तो हॉस्पिटल वाले हो ना, अपने पैसे बनाने के चक्कर में ऑपरेशन जबरदस्ती ही कर देते हो। मुझे बताइए भला कि उसका ऑपरेशन करना ही क्यों पड़ेगा? अभी उसकी ऐसी क्या हालत है? नॉर्मल डिलीवरी भला क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना कोई उलझन। बोले, देखिए मिस्टर राकेश, या तो आप घर से लड़कर आए हैं या फिर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, इसलिए इस तरह से बात कर रहे हैं। और आप भी ये ध्यान से सुनिए कि हम बिना वजह किसी का ऑपरेशन नहीं करते। वो गंभीरता से बोल रहे थे, जिसने मुझे एक पल के लिए चुप करा दिया। मेरे दिल के अंदर जो शक और गुस्सा मौजूद था, उसे मैं थोड़ा दबाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने आगे की तरफ झुककर मुझसे कहा, बात ऐसी है कि आपकी पत्नी को हमने पहले भी समझाया था कि वो अभी प्रेगनेंसी कैरी ना करें, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है और अगर उन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो वो अपनी जान पर खतरा मोल ले रही हैं। उनके ये शब्द सुनकर जैसे मुझे बिजली का झटका लगा। मैं सीधा होकर बैठ गया। मेरी आंखें उनके चेहरे पर जम गईं। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर विस्तार से बात करनी शुरू की। वो बोले, आपकी पत्नी बहुत ही कमजोर है। हर औरत का शरीर बच्चों की डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होता है और उनके साथ भी यही दिक्कत है। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस प्रेगनेंसी को बर्दाश्त कर सकें। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी आवाज ऐसे मेरे कानों में पड़ रही थी कि मेरे अंदर की सारी हलचल मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। वो बोले, जब उनको पता चला कि उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो उन्होंने जिद कर ली कि वो ये प्रेगनेंसी रखना ही चाहती हैं। हमने उन्हें कई बार समझाया कि इस तरह तो उनकी जान को खतरा होगा, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोले, उन्होंने हमें बताया कि उनके पति को बच्चों का बहुत शौक है और अगर बच्चे नहीं हुए तो उनका रिश्ता नहीं चलेगा।
इसीलिए वो ये खतरा मोल ले रही हैं। उन्होंने तो हमसे वादा भी लिया था कि हम आपको ये सब ना बताएं। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरे हाथ कांपने लगे थे और मेरे दिमाग में वो सारी चीजें एक साथ चलने लगीं। जब मैंने उससे कहा था कि मुझे संतान चाहिए, तब शायद मुझे तुमसे प्यार हो सकता है। डॉक्टर की आवाज अभी भी जारी थी। वो बोले कि ये मैटर काफी सीरियस हो गया है। वैसे तो उनका 7वां महीना बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन हमें लग रहा है कि किसी भी वक्त उनकी हालत बिगड़ सकती है और उनकी जान बचाने के लिए हमें पूरी टीम को तैयार रखना होगा। मैं तो जैसे बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। वो बोले, हम इसीलिए आपसे इस बारे में बात करना चाहते थे, ताकि आपको पूरी सच्चाई का पता हो और हम मिलकर कोई फैसला कर सकें। ये तो अच्छा हुआ कि आप खुद ही यहाँ आ गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोला, क्या मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है? डॉक्टर ने तुरंत कहा, बच्चों की जान को इस वक्त कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो तो हेल्दी हैं। अगर इस वक्त भी पैदा हो जाते हैं तो 1 महीने उन्हें हम निगरानी में रखेंगे और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन असली खतरा तो आपकी पत्नी की जान को है। ये सुनकर मैंने एक उदासी भरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया। मैंने कहा, लेकिन अब क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, अब तो काफी देर हो चुकी है। हमने उन्हें शुरू में ही कहा था कि ये प्रेगनेंसी ना रखिए और बाद में जब आपकी हेल्थ थोड़ा और बेहतर हो जाए तब दोबारा से कोशिश करिएगा। लेकिन वो मानी ही नहीं। अब हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं ताकि उन्हें बचा सकें। मैं लाचार होते हुए बोला कि देखिए, जो भी जरूरी है वो आप करिए। जितने भी पैसे लगते हैं लगा दीजिए। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा कि हम अपनी कोशिश यही करेंगे, आप भी प्रार्थना करिए। मैं कुर्सी से उठा तो मेरे कदम भारी थे, जैसे अब मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया हो। मैं कमरे से बाहर निकला और हॉस्पिटल की गैलरी में खड़ा था। वहां लोगों की आवाजें थीं, कदमों की आवाजें थीं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ शांत था। मैं हॉस्पिटल से निकला तो मेरी सोच बदल चुकी थी। मेरा दिल मेरे खिलाफ ही गवाही दे रहा था। मुझे अपने हर उस शब्द पर गुस्सा आ रहा था। हर वो बात जो मैंने अर्चना से कही वो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उस पर दबाव डाला था। मैंने उसके सामने शर्त रख दी थी। मैंने प्यार के बदले औलाद का सौदा पेश किया और वो बेचारी इस सौदेबाजी को सच समझ बैठी। वो अपने पति के प्यार की खातिर अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो गई। मुझे याद आ रहा था कि वो कैसे चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही, कैसे मेरी डांट सुनकर भी मुस्कुरा देती, हर हाल में मेरे लिए खड़ी रही। और मैंने उसके साथ बदले में क्या किया? उसे अकेला छोड़ दिया। ना तो उसका ख्याल रखा और उसकी बीमारी को भी नजरअंदाज करता रहा। मैं उसकी तकलीफ को नहीं समझा और वो अंदर ही अंदर अपनी जान की कीमत पर मेरे लिए औलाद की खुशी तैयार कर रही थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क के किनारे रुककर मैं बैठ गया और अपने सर को हाथों में पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद अपने ही पापों के बोझ तले दब गया हूँ। अब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। मैंने सोचा कि बस घर जाकर अर्चना से माफी मांग लूंगा और उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा, उसे तसल्ली दूंगा, उसे कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। अब मैं उसे वही इज्जत और प्यार दूंगा जिसकी वो सच में हकदार है। लेकिन जब मैं घर से निकला तो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था और मेरे शब्द बहुत सख्त थे। शायद उसी पल उसके शरीर ने वो दबाव बर्दाश्त नहीं किया। मैं घर पहुंचा तो सामने के नजारे ने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। अर्चना जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसका चेहरा सफेद था, आंखें बंद थीं और सांसें उखड़ी हुई थीं। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। मैं भागकर उसके पास पहुंचा, उसे हिलाया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब तो मैं बहुत बुरी तरह कांपने लगा था। मैंने तुरंत उसे उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बस किसी तरह से अर्चना को होश आ जाए, किसी तरह से ये ठीक हो जाए। रास्ते में बार बार मैं उसका चेहरा देख रहा था और खुद को कोस रहा था कि मैं ही उसे इस हालत तक पहुंचा दिया है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में बीपी का हाई होना बहुत ही खतरनाक है।
हमें तो लग रहा था कि हमें अभी 10-15 दिन और मिल जाएंगे, लेकिन अब तो ये केस और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो उनका टाइम शुरू हो गया है। ये शब्द मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरे। मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा पड़ गया। मुझे अपनी सांसें भारी लग रही थी। वो अंदर थी और मुझे कुछ खबर नहीं थी। उसको होश नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी और ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। मैं रूपाली की सजा अर्चना को दे रहा था। ये सच्चाई मेरे दिल में चुभ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तैयारी शुरू कर दी। सब तरफ भाग दौड़ थी। नर्सें सामान ला रही थी। डॉक्टर गंभीरता से बात कर रहे थे। उस माहौल में एक भारी दबाव था, जैसे हर चीज किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रही हो। मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया, लेकिन मेरे अंदर सुकून नाम की चीज नहीं थी। मुझे बार बार पसीना आ रहा था। मैं उठ उठ कर दरवाजे की तरफ देखता और फिर बैठ जाता। हर एक पल मुझे एक साल के जैसा लग रहा था। वक्त गुजर रहा था। ऑपरेशन जारी था। वैसे तो ऑपरेशन ज्यादातर 1 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 घंटे बीत गए थे और अभी तक कोई खबर नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मैं बार बार हाथ जोड़कर भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करता। कभी बेबसी से छत को देखता। फिर अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। उस आवाज ने उस अस्पताल में मेरे अंदर एक उम्मीद की पहली किरण भर दी। डॉक्टर बाहर आए और बोले कि बच्चा बिल्कुल सही से पैदा हो गया है। उसकी हालत ठीक है। मेरे शरीर में एक पल के लिए सुकून की लहर दौड़ गई। लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था, क्योंकि अभी दूसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ था और मेरी बीवी का तो कुछ पता ही नहीं था। कुछ देर बाद ही दूसरे बच्चे की भी रोने की आवाज आई। तुरंत बच्चों को एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। छोटे छोटे शरीर तारों और मॉनिटर से जुड़े हुए थे और उन्हें इनक्यूबेटर के अंदर रखा गया था, ताकि उनकी सांसें और शरीर का तापमान स्थिर रह सके। दोनों बच्चे हेल्दी थे, लेकिन मेरी नजर उस दरवाजे पर थी जहां अर्चना अंदर थी। अभी भी उसके बारे में कुछ अता पता नहीं था। वक्त रुक गया था। मैं बाहर बेंच पर बैठकर इस भारी पल को काट रहा था। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे वो पल याद आ रहे थे जब वो मेरे लिए खाना बनाती और मैं उसे डांट देता और वो चुपचाप सुनती। वो मेरी हर कठोरता को मुस्कुराकर सह लेती। वो मेरे साथ कितने अच्छे से रही। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया? उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे हमेशा डरा कर रखा। मैंने उसे प्यार देने के बदले में दर्द दिया और वो बेचारी उस दर्द को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा बैठी। मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं बार बार कह रहा था, हे भगवान, बस एक बार आप उसे बचा लो। मैं वादा करता हूँ उसे कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, इतना खुश कि कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा था। बस लगातार अपनी अर्चना की जिंदगी हाथ जोड़कर मांगता जा रहा था। बस मेरी एक ही इच्छा थी कि वो जिंदा रहे। और इस बीच मैं वेटिंग रूम में बैठा था। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि उसे खून की कई बोतलें लगी हैं। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। हर पल उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि बस किसी भी तरह से वो बच जाए, चाहे मुझे अपनी सारी दौलत क्यों न लुटानी पड़े। डॉक्टर बार बार आते रहे, जाते रहे। कोई भी एकदम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहा था। सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। आप प्रार्थना करिए। मैं दरवाजे के बाहर कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, तो फिर कभी उठकर टहलने लगता। मुझे तो अपना होश ही नहीं था। फिर एक चमत्कार हुआ। उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। वो होश में आ गई। डॉक्टर ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है। मैंने पहली बार चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी मैं निश्चिंत नहीं था। इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक हमें अस्पताल में ही रहना पड़ा। बच्चों को भी एनआईसीयू में ही रखा गया। वो भी 1 महीने तक निगरानी में रहे। पूरे महीने मेरी जिंदगी सिर्फ अस्पताल के चक्कर लगाने तक ही सीमित हो गई थी। फिर आखिरकार वो दिन आया जब मेरी पत्नी घर वापस आई। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत कमजोर थी। बच्चे भी ठीक हो गए। घर में दोबारा से जैसे जिंदगी लौट आई। लेकिन इस सब के बाद भी मैं हर पल भगवान को धन्यवाद अदा करता। मुझे 2 बेटे हुए थे।
दोनों ठीक थे और मेरी पत्नी भी। मैंने इसके बाद अपनी पूरी कोशिश की कि उसे कोई तकलीफ ना हो। मैंने उसका इतना ख्याल रखा कि मैं खुद भी हैरान था। वो कहती कि तुम तो बदल गए हो, और मैं चुप हो जाता क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, मैं बदल रहा हूँ, बस अपने पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे सब बता दिया, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था और मैं जो भी सोच रहा था। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि आप मुझे पहले दिन बता देते। मैंने उसे देखा और कहा कि तुम मेरी खुशी के लिए अपनी जान पर खेल गई हो। ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा कि हर आदमी को वो खास औरत सिर्फ एक ही बार मिलती है, और तुम मेरी जिंदगी में वही खास औरत हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैंने अर्चना के साथ नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत की, प्यार के साथ, इज्जत के साथ। अब 2 साल बीत गए हैं। मेरे बच्चे 2 साल के हो गए हैं। वो धीरे धीरे चलते हैं, भागते हैं, हमें मम्मी पापा कहकर पुकारते हैं। घर में हर वक्त खुशियां महसूस होती हैं। मेरी पत्नी पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे उन दिनों की याद अभी भी बार बार आ जाती है जब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन दिनों ने मुझे ये सिखा दिया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और एक इंसान की गलती की सजा दूसरे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि असली गलती उसकी होती है जिसने भरोसा तोड़ा होता है। इसीलिए भरोसा करिए, लेकिन सोच समझ के साथ। साथ ही माफ कर देने में ही असली सुकून है। मेरे दिल में रूपाली के लिए जो गुस्सा था, वो मैंने अब धीरे धीरे अपने दिल से निकाल दिया, ये सोचकर कि जो होना था वो तो हो ही गया। अपनी नफरत के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना, क्योंकि जिंदगी में सुकून आपको तभी महसूस होगा जब आप अपने दिल से सब कुछ निकाल दें और बस ऊपर वाले पर सब छोड़ दीजिए। कई बार कुछ धोखेबाज लोगों की वजह से हमारा भरोसा टूट जाता है, तो हम अपने इस अनुभव के कारण दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते, और अनजाने में धोखेबाज लोगों की सजा उन लोगों को देना शुरू कर देते हैं जो सच में भरोसे के लायक होते हैं। इसीलिए हमें हर इंसान के लिए अपना एक अलग नजरिया रखना चाहिए, ना कि सबको एक ही तराजू में तोल देना चाहिए। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। दोस्तों, क्या आपको भी जीवन में कभी किसी से धोखा मिला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में दिखाए गए पारिवारिक विवाद, भावनात्मक दृश्य और परिस्थितियां केवल जागरूकता तथा सीख देने के लिए ही प्रस्तुत की गई हैं। धन्यवाद।